नमस्कार साथियों, रणक्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद तंवर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे होंगे। मेरी आपके जो तैयारी में है एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपका सहयोग कर सकूं, इसलिए हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण के ऊपर, है ना, हिंदी व्याकरण के ऊपर। और कल अपन ने जो पढ़ा था वो हिंदी व्याकरण के जो वर्णों का वर्गीकरण है वो अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। अपन ने 11 स्वरों को भी जोड़ लिया था और व्यंजनों को भी अपन ने जो है वर्गीकृत कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ इन 11 वर्णों के अलावा भी इन जो 44 वर्ण हैं उनके अलावा भी कुछ वर्ण होते हैं जिनका हमारी हिंदी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब केवल 33 वर्णों से 11 स्वर और 33 व्यंजनों से हमारी जो पूरी हिंदी व्याकरण है वो पूरी नहीं होती। इसमें कुछ और वर्ण भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हिंदी के अन्य वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन के अलावा जो हिंदी के अन्य वर्ण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मैंने बताया था कि ये क्लास आपने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और मैंने कहा है कि ये जो टॉपिक है ना ये आपको किसी भी किताबों में नहीं मिलता, सामान्य किताबों में आपको देखने को नहीं मिलता। तो शुरू करते हैं हिंदी के अन्य वर्णों के बारे में। तो देखिए हाँ, हिंदी के अन्य वर्णों में हिंदी के अन्य वर्ण। और कल मैंने आपको पिछली क्लास में मोटा रूप से बताया भी था कि हिंदी के अन्य वर्णों में हम किन किन वर्णों के बारे में बात करेंगे। हिंदी के अन्य वर्णों में हम किन किन वर्णों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर अगर अपन बात करें हिंदी के अन्य वर्णों में, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, हिंदी के अन्य वर्ण, है ना। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे, हम जिनकी बात करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे अयोग वाह। क्या रहेंगे? अयोग वाह। मैं इनके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। जो हिंदी के अन्य वर्ण है वो बहुत सारे वो है जो उन्होंने अपने अतिरिक्त पढ़ाई, कहने का मतलब जो अपने अतिरिक्त पढ़ा है ना उनको हम एक नए चैप्टर के रूप में देखेंगे। अयोगवा, तो इसके बारे में आप जानते हैं कि अयोगवा की संख्या कितनी होती है? अयोगवा की संख्या होती है 2। अयोगवा की संख्या कितनी होती है? अयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2। दो कौन कौन से, ये भी आपको पता है। दो कौन कौन से? पहले की और दूसरे की हम बात करें, पहले की अगर बात करें तो होगा हमारा अंग और दूसरा हमारा है। इसको हमने नाम दिया था कि इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं अनुस्वार। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुस्वार। और इसको हम कहते हैं विसर्ग। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विसर्ग। इसको हम कहते हैं क्या? विसर्ग। यहां तक कि अपन ने बात की थी। अब हम बात करें कि हमें इनके संकेत भी याद थे, मात्रा संकेत भी याद थे। इसका मात्रा संकेत क्या होता है? इसका मात्रा संकेत होता है शिरोरेखा के ऊपर, और इसका मात्रा संकेत होता है खड़ी पाई के बाद 2 बिंदी। ये हमारी बात हुई थी। अब इनके बारे में कुछ अतिरिक्त बातें और अपने को जाननी है। वो देखिए क्या है। ये बात तो मैं आपको पहले बता चुका था। अब देखिए, अब अगर अपन इनके बारे में जानना चाहें, पहली बात तो ये कि हम ये भी जानते हैं कि इनको अयोगवा क्यों कहा गया? क्योंकि इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता। इनका प्रयोग किनके साथ नहीं होता? व्यंजनों के साथ नहीं होता। अतः इनका प्रयोग केवल स्वरों पर होता है। केवल किन पे होता है? स्वरों पर होता है। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता। इनका प्रयोग केवल किस पे होता है? इनका प्रयोग केवल स्वरों पे होता है। ये बात। दूसरी बात देखो, एक मैंने आपको बताया था कि छंद आता है। छंद में हम मात्रा के आधार पर जो मात्रा की गणना करते हैं, उसमें अगर अपन से पूछे कि जो ये अयोगवा है, भाई अयोगवा की कितनी मात्रा, 1 मात्रा मानी जाती है, 2 मात्रा मानी जाती है, 3 मात्रा मानी जाती है, तो आप बताओगे। तो हम बताएंगे उसको कि इनकी सदैव
दो मात्रा मानी जाती है। कितनी मात्रा? दो। और दो द्विमात्रिक का संकेत क्या है? ऐसा। तो इनकी सदैव दो मात्रा मानी जाती है। इनकी सदैव कितनी मात्रा मानी जाती है? इनकी सदैव दो मात्रा मानी जाती है। इनकी सदैव कितनी मात्रा? इनकी सदैव दो मात्रा मानी जाती है। ये बातें अपने को अयोगवा के बारे में ध्यान रखनी है। ये बातें अपने को अयोगवा के बारे में ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। अब ये पहला अयोग हो गया। दूसरे को अपन ने जो बात की, दूसरे हमने बात की थी अयोगवा के बाद, दूसरे संयुक्ताक्षर। दूसरे की हमने बात की थी संयुक्ताक्षर। दूसरे की हमने बात की थी किसके बारे में? संयुक्ताक्षर। देखो संयुक्ताक्षर, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। तो हमें पता है कि ऐसा अक्षर या वे अक्षर जिनमें दो व्यंजन तथा एक स्वर वर्ण का योग क्या? संयुक्त अक्षर किसको कहेंगे? तो संयुक्त अक्षर वो जिनमें दो व्यंजन और एक स्वर वर्ण का योग हो। तो क्या? दो व्यंजन और एक स्वर वर्ण। दो क्या होंगे? दो हमारे सामने होंगे व्यंजन, और एक क्या होगा हमारे सामने? एक हमारे सामने होगा स्वर। एक हमारे सामने क्या होगा? स्वर। तो ये किसकी, ये परिभाषा डिफाइन करती है संयुक्त अक्षर की, कि जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर हो वो क्या कहलाएगा? वो संयुक्त अक्षर कहलाएगा। अब बात करें कि क्या संयुक्त अक्षरों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था संयुक्त अक्षरों की संख्या अनगिनत है। कितने ही संयुक्त अक्षर हो सकते हैं? कितने ही संयुक्त अक्षर हो सकते हैं भाई? हर वो अक्षर जिसमें दो व्यंजन और एक स्वर हो, दो व्यंजन और एक स्वर हो, तो वो संयुक्त अक्षर हो जाएगा। लेकिन इनकी संख्या तो हमारे जो देवनागरी लिपि में, या हमने जितने अपनी वर्णमाला में जो इनकी संख्या मानी है, तो हमने जो संख्या मानी है, इनकी संख्या हमने कितनी मानी है? हमने इनकी संख्या मानी है 4। हमने इनकी संख्या कितनी मानी है? हमने इनकी संख्या मानी है 4। कितनी संख्या मानी है? हमने इनकी संख्या मानी है 4। अब बात करते हैं वो 4 कौन कौन से, वो भी मैंने आपको बताया था। तो हम पढ़ते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। यही। अब देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 हैं। ठीक है, ये 4 हैं। अब ये 4, इनमें क्या होंगे कि संयुक्त अक्षर हैं ये 4, दो व्यंजन और एक स्वर। ये मैंने आपको बता चुका था कि जो ये क्ष है इसमें कौन कौन से व्यंजन और वर्ण होंगे। तो एक आता हमारा क हलंत, श हलंत और अ। ठीक है, दो व्यंजन और एक स्वर, पक्का। अगला त्र कैसे बनता है? आधा त, र और अ, ये मिलके क्या बनता है? त्र। बात करते हैं जे कैसे बनता है। ये पहली बात तो ये गे नहीं होता, क्या होता है? जे होता है ना। देखिए कैसे, आधा ज, इ और अ, ये मिलके क्या बनता है? गे। अपन इसको क्या पढ़ते हैं? अपन इसको गे पढ़ते हैं। अपन इसको गे पढ़ते हैं, जबकि ये गे नहीं है, क्या है? जी है। ये क्या है? जी, ये है ना। ये ध्यान रखना। तो आगे से आप अपने को ध्यान रखना है कि इसको क्या पढ़ेंगे अपन? इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जे। क्या पढ़ेंगे? जे, है ना। अंतिम जो बचा है श्रेय कैसे बनता है? ये बनता है आधा श, आधा र और अ। ये हमारे क्या है? ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं। अब हमसे ये भी पूछ सकता है, देखो क्या देगा, ऐसे इनमें से निकाल के अपने को दे देगा कि कौन सा इनमें से कौन सा किससे नहीं बनता है। और इनका अगर थोड़ा सा रूप अगर अपन आगे बढ़ाएं तो देखो, इनका एक रूप ए भी हो सकता है, क्या? क और श। दूसरा त और र। तीसरा ज और य। और चौथा श और र। सॉरी, हाँ, श और। देखो हमने क्या किया, हमने जो ये स्वर है
इसको व्यंजन में पूरा कर दिया, इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो ये वाला भी हमारे सामने हो सकता है, ये वाला भी हमारे सामने हो सकता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न यही आएगा कि दिए गए में से शुद्ध है और वो मान लो वो इनमें से दे दे और एक को इसको हलंत कर दे, तो फिर अपना मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे ना बात समझ में, तो ये वाली बात है, ये आपको अपने को ध्यान रखनी है। संख्या पूछे तो कितनी होगी, 4। मैंने आपको बताया कितनी ही हो सकती है, लेकिन अपने को जो अपन ने मानी है वो कितनी है, 4। अगले, तो यहां तक की बात भी देखिए, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब देखिए अगला, अगले की हम बात करें तो नंबर 3 पे हमारे सामने आता है अनुनासिक। क्या आता है, अनुनासिक। क्या आता है, अनुनासिक। ये जो अनुनासिक है, इस अनुनासिक को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम चंद्र बिंदु। इसको एक और नाम से क्या जानते हैं, चंद्र बिंदु। किस नाम से जानते हैं, चंद्र बिंदु। तो आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। इसको हमने अनुनासिक कहा, चंद्र बिंदु का, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अनुनासिक का ध्यान रखना है, अपन ने इसका विकास किया, अपन ने इसका क्या किया, विकास। ये संस्कृत से हिंदी में नहीं आया, ये संस्कृत से हिंदी में और नहीं किसी अदर भाषा से अपने हिंदी में आया, अपन ने खुद ने इसका विकास किया, इसलिए इसको अपन ने एक और नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया विकसित, विकसित स्वर। अपन ने इसको एक और नाम क्या दे दिया, अपन ने इसको एक और नाम दे दिया विकसित स्वर। एक और नाम क्या दे दिया, विकसित स्वर। संख्या पूछे कि अनुनासिक की संख्या कितनी है, चंद्र बिंदु या विकसित स्वर की संख्या कितनी है, 1। और इसका मात्रा संकेत क्या होगा, तो इसका मात्रा संकेत होगा, इसका मात्रा संकेत, इसका मात्रा संकेत होगा, ये इसका मात्रा संकेत होगा। ये क्या होगा, इसका मात्रा संकेत होगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब अपने को पता चलना है कि भाई ये क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है, ये जो अनुनासिक है ना, इस अनुनासिक का कैसा रूप है, तद्भव रूप। सॉरी, ये जो अनुनासिक है ना, ये किसका, तो ये अनुस्वार का तत्सम, अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, ये अनुस्वार, ये इसका क्या है, अनुस्वार का तद्भव रूप है। अनुस्वार का कैसा रूप है, तद्भव रूप, अनुस्वार का तद्भव रूप है। तो आप आपसे पूछ ले कि अनुनासिक जो है, अनुनासिक की एक विशेषता जो है वो अपने को याद रखनी है कि अनुनासिक किसका तद्भव रूप है, तो अनुनासिक जो है अनुस्वार का तद्भव रूप है। अनुनासिक जो है अनुस्वार का तद्भव रूप है। ये इसके अपने, ये बात अपने को इसके बारे में ध्यान रखनी है, ये बात अपने को इसके बारे में ध्यान रखनी है। ये यहाँ तक की बात हुई, यहाँ तक की बात हुई, है ना। अब आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगले की हम बात करें, अगले की हम बात करें, अगले की अगर हम बात करते हैं तो अगला आता है हमारे सामने, कितने हो गए, 3। 4 नंबर पे जो हमारे सामने आता है उसका नाम है, आप अच्छे से जानते हैं, उसको हम कहेंगे ताड़न जात। क्या कहेंगे, ताड़न जात। ताड़न जात का अपन ने को नाम दिया था, इसको हमने कहा द्विगुणी। इसको हमने क्या कहा था, द्विगुणी। इसी को कहा था फेंका हुआ, इसी को क्या कहा था, फेंका हुआ। और अपन ने एक और नाम दे दिया कि इसको भी हमने क्या किया, विकसित का कहा, इसको भी अपन ने विकसित किया, तो अपन ने इसको दिया विकसित व्यंजन ध्वनि। क्या कहा, विकसित, विकसित व्यंजन ध्वनि। देखो विकसित व्यंजन ध्वनि क्यों कहा, क्योंकि देखो ये जो ध्वनियां हैं ये न तो अपने क्या संस्कृत से आई है ना, अपन ने खुद ने इनका विकास किया, अपन ने खुद ने इनका विकास किया है। अब अपन से पूछे कि ये जो ताड़न जात है, द्विगुणी है, फेंका हुआ है या विकसित व्यंजन ध्वनियां हैं, इनकी संख्या अपन से पूछे, इनकी संख्या अपन से पूछे तो हमें पता है इनकी संख्या क्या है। इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या होगी कितनी, 2। इनकी संख्या कौन सी होगी, 2। कौन कौन सी है ये भी आपको पता है कि क वर्ग का टे वर्ग का तीसरा और टे वर्ग का चौथा, तीसरा और चौथा, इनके नीचे हम जो है ताड़न जात चिन्ह लगा देते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये द्विगुणी या उत्क्षिप्त बन जाती है। अब इनके बारे में ध्यान क्या रखना है, इनके बारे में ध्यान क्या रखना है, देखो पहली बात,
आपने कभी भी हिंदी वर्णमाला में इनसे स्टार्टिंग मतलब किसी वर्ड की या किसी जो शब्द है इनसे शुरू होता हुआ आपने नहीं देखा होगा, इनसे शुरू होता हुआ आपने नहीं देखा होगा। तो क्या है कि कभी भी इनसे या ये कभी भी ये किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं होंगे। ये किसी भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं होंगे, क्योंकि इनसे कभी भी किसी शब्द का जो प्रारंभ नहीं होगा। दूसरी अगर हम बात करें, इनको क्या हम अलग कर सकते हैं क्या? इनको हम अलग कर सकते हैं कि हलंत कर सकते हैं, आदि कर सकते हैं क्या? ध्यान रखना, हम इनको आधा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हिंदी के देवनागरी लिपि का एक नियम कहता है कि हम कभी भी एक वर्ण के ऊपर जो है एक साथ दो चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो एक चिन्ह तो ये लगा हुआ है, अगर इसको आधा करेंगे तो एक और चिन्ह लग जाएगा, तो दो चिन्ह और दो चिन्हों का उपयोग अपन कर नहीं सकते। तो ध्यान रखना, इनको कभी भी आधा नहीं किया जा सकता, इनको कभी भी आधा नहीं किया जा सकता है। इनको कभी भी आधा नहीं किया जा सकता है। इनको कभी भी क्या नहीं कर सकेंगे? इनको कभी भी आधा नहीं कर सकेंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखिए अगले की बात करें, नंबर 5 में बात करने वाला हूं। पहले मैं लिख देता हूं किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसके बारे में। ये लिखते आपके समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आगत स्वर की। किसकी बात कर रहा हूं? आगत स्वर की। इसी को हमने कहा था मेहमान स्वर। कौन सा स्वर? मेहमान स्वर। क्योंकि दूसरी जगह से आया तो इसी को हमने क्या नाम दिया? मेहमान स्वर। ये अपने दूसरी जगह से आया तो मेहमान स्वर, और हमने इसको ग्रहण किया तो इसको हमने एक और नाम दिया था ग्रहित स्वर। एक और नाम क्या दिया था हमने इसको? एक और नाम दिया था ग्रहित स्वर। एक और नाम दिया था ग्रहित स्वर। अब देखिए ग्रहित स्वर हमने इसको नाम दिया, आगत स्वर हमने इसको नाम दिया। और देखो एक और चीज आप देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें चांद है लेकिन बिंदु नहीं है, तो हमने इसको नाम दिया अर्ध, मतलब आधा, अर्धचंद्र बिंदु भी अपन ने इसको नाम दे दिया। और एक और जो विशेष नाम इसमें आजकल परीक्षा में पूछा गया, मैंने देखा है, वो इसका जो नाम पूछा जाता है इसको कहा जाता है स्वनिम स्वर। क्या कहा जाता है? स्वनिम स्वर। आगे बात समझ में, इसके बारे में अपन बात करें। अब इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी एक ही विशेषता है, और वो है ये है कि ये कौन सा है? विदेशी है ना, दूसरे देश से आया हुआ है। तो ध्यान रखना इसका प्रयोग, पहले इसके मात्रा संकेत की बात करें तो इसका मात्रा संकेत क्या होगा? इसका मात्रा संकेत होता है, तो इसका मात्रा संकेत होता है ये इसका मात्रा संकेत होता है। और जिस शब्द पे भी ये मात्रा संकेत लगेगा तो इससे बनने वाले सभी शब्द क्या होंगे? विदेशी है ये, तो इससे बनने वाले सभी शब्द भी क्या होंगे? इससे बनने वाले सभी शब्द भी विदेशी होंगे। तो इससे बनने वाले सभी शब्द कैसे होंगे? विदेशी होंगे। इससे बनने वाले सभी शब्द क्या होंगे? विदेशी होंगे। इससे बनने वाले सभी शब्द क्या है? विदेशी होंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे अपन ने पढ़ा था डॉक्टर, ये भी विदेशी होगा, है ना। अपन पढ़ते हैं मॉडल, ये भी क्या होगा? विदेशी होगा, है ना। ऐसे जिस पर भी ये चिन्ह लगा हुआ है वो सभी शब्द कैसे होंगे? वो सभी शब्द विदेशी होंगे। वे सभी शब्द क्या होंगे? विदेशी होंगे। अब हम बात करें तो ये विदेशी क्या है? विदेशी स्वर है ये, है ना। अच्छा, विदेशी अपने नाम ही नहीं लिखा इसका, है ना। तो इसका एक और नाम, इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं विदेशी स्वर। इसको क्या कहते हैं? विदेशी स्वर। ये इसका मूल नाम है। अगर हम अगले की बात करें तो अंतिम नंबर 6, और नंबर 6 पे ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे विदेशी। अगले 6 की बात करें तो अगले अपन पढ़ेंगे विदेशी व्यंजन।
तो ध्यान रखना, अब हम बात करेंगे विदेशी व्यंजन के बारे में। विदेशी व्यंजन और विदेशी व्यंजन की संख्या, अगर अपन से संख्या पूछे तो विदेशी व्यंजन के बारे में आप समझ गए किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए विदेशी व्यंजनों की संख्या होती है हमारे सामने 5। 5 कौन कौन से, अब भी आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने आपको अरबी फारसी की 5 बताए थे। नुक्ता जिनके आगे लगता है, नुक्ता जिनके आगे लगता है उनके बारे में हमने बात की थी। तो कौन कौन से हैं, क, ख, ग, ज और फ। ये अभी तक देवनागरी लिपि के हैं और इनके आगे में अगर नुक्ता लगा दिया मैंने तो ये कौन सी भाषा के बन जाएंगे, अरबी और फारसी भाषा के बन जाएंगे। अर्थात ये कौन से हैं, विदेशी व्यंजन हैं। इनके बारे में आपको पता है कि ये कौन सी भाषा के हैं, तो ये अरबी और फारसी भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं, अरबी व फारसी, अरबी व फारसी भाषा के हैं, अरबी व फारसी भाषा के हैं, अरबी व फारसी भाषा के हैं। और इसमें अपने को इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे, इसका ध्यान रखना है कि इसका उच्चारण स्थान पूछा जाता है। इसका क्या पूछा जाता है, उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट याद रख लेना आप। तो इसका उच्चारण स्थान होता है दंत्योष्ठ। क्या होता है, दंतोष्ठ। व का जो उच्चारण स्थान होता है वही फ का उच्चारण स्थान उन्होंने माना है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान होगा। अब देखिए, अब एक प्रश्न जो हमारे सामने आता है, हमने पूरी ये पढ़ ली, पूरी हिंदी जो वर्णमाला है उसके वर्णों के बारे में अपन ने पूरा जान लिया। अब हमारे सामने आता है वर्णों की संख्या के विषय में एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न किनके विषय में बनता है, वर्णों की संख्या के विषय में हमारे सामने एक प्रश्न बनता है। वो क्या, देखो मैं आपको बताता हूं। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या के बारे में एक प्रश्न बनता है। देखो वर्णों की संख्या के बारे में अगर अपन से प्रश्न बनेगा तो मैंने कहा, देखिए अब आप खुद बताएंगे प्रश्न का उत्तर क्या देना है। स्वर हमारे सामने कितने थे, तो स्वर की संख्या हमें पता है हमारे सामने कितने थे, 11। व्यंजन हमारे सामने कितने थे, व्यंजन हमारे सामने थे 33। मिला के कितने हुए, 44। कितने हुए, 44। अपन से अगर पूछे कि मूल वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है, तो मूल वर्ण हिंदी में कितने हैं, 44। मूल वर्ण हिंदी में कितने हैं, मूल वर्णों की संख्या अगर अपन से पूछे, या मूल वर्ण के अलावा एक और शब्द अगर वो दे दे कि साधारण वर्ण, कैसे, साधारण वर्ण, साधारण वर्णों की संख्या अगर अपन से पूछे, या मूल वर्णों की संख्या अगर अपन से पूछे तो कितनी होगी, मूल वर्णों की संख्या अगर अपन से पूछे तो होगी 44। वो कितनी होगी, 44। समझ गए, 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये दोनों मिलकर क्या बने, मूल वर्ण, है ना। और मूल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 44। मूल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 44। अगला प्रश्न सुनना, अगला प्रश्न, तो जब भी मूल वर्ण पूछेगा तो अपने को कितना बताना है, अपने को 44 बताना है। अगला देखो, और अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा अयोगवा। अयोगवा की संख्या कितनी, 2। ठीक है, अयोगवा पढ़ा, अयोगवा की संख्या कितनी, 2। फिर हमने और क्या पढ़ा, इसके अलावा हमने और पढ़ा संयुक्ताक्षर। क्या पढ़ा, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। और संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी, संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी, 4। संयुक्ताक्षर पढ़ा, संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी, 4। संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी, 4। और अपन ने पढ़ा ताड़न जात। क्या पढ़ा, ताड़न जात। ताड़न जात की संख्या कितनी, 2। कितने हो गए, 44, 46, 50 और 52। कितने हो गए, 52, 52। कितने हो गए, 52। अपन से अब 52 का उत्तर देना, तो ध्यान रखना अगर अपन से पूछे कि हिंदी में कुल वर्ण, क्या पूछे, हिंदी में कुल वर्ण, हिंदी में कुल वर्ण पूछे कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो फिर हम उसको बताएंगे कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, हिंदी में कुल वर्ण 52 है। हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, हिंदी में कुल वर्ण 52 है। मूल वर्ण पूछे 44 और कुल वर्ण पूछे तो कुल वर्ण कितने हैं, 52। कुल वर्ण कितने हैं, 52। एक और भी अपन ने पढ़ा इसके अलावा, देखो इसके अलावा और क्या पढ़ा अपन ने, इसके अलावा और क्या पढ़ा अपन ने, और इसके अलावा अपन ने और पढ़ा था क्या, विदेशी वर्ण। क्या पढ़ा था, विदेशी वर्ण। अब देखो विदेशी वर्ण, मैंने आपको बताया था कि जब अपन ने अरबी फारसी के जो 4 पढ़े थे, एनसीईआरटी में उनकी संख्या कितनी है, 3। एनसीईआरटी में उनकी संख्या कितनी है, 3। तो 3 तो वो और
3 2 और 1 4। देखो 4 कौन कौन से, 3 तो विदेशी है ना, व्यंजन कौन सा, ख, झ और फ, और एक विदेशी स्वर जिसको हमने आगत स्वर कहा ये। तो इनकी संख्या कितनी हो गई 4, और अगर इसको जोड़ा जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 56। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 56। और 56 उत्तर कब देना है, यदि अपन से कहे कि हिंदी में मानकीकृत वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में मानकीकृत वर्णों की संख्या अगर अपन से पूछे तो हिंदी में मानकीकृत वर्णों की संख्या कितनी आती है हमारे सामने 56 आती है। मतलब 56 वर्ण ऐसे हैं जिनको हमने मानक घोषित किया हुआ है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मूल वर्ण पूछे 44, हिंदी में कुल वर्ण पूछे 56 और मानकीकृत वर्णों की संख्या पूछे कुल वर्ण पूछे 52 और मानकीकृत वर्णों की संख्या पूछे तो 56 होगी। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब हम अगली वीडियो में हमारी मात्राओं के बारे में, वर्ण गिनने के बारे में बात करेंगे, है ना। तो हमारी जो क्लास है ये आपको देखनी है अच्छे से अपने, और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आराम से आप इसके नोट्स बना सकते हैं, है ना। इसी के साथ आज हमारी क्लास को यहीं हम विराम देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।